हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी रेलवे परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रेलवे नहीं है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है और आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पर। एक निश्चित राशि धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी और उस पर क्या किया गया, ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्व जो धनराशि मिलती वो 4544 रुपये अधिक मिलती। तो निवेशित की गई धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर एक यही चीज़ आपको प्रतिशत जो दिया गया है इस पर फोकस करना है पूरा। यो यहाँ पर देखिए 40% दी गई है हमें दर। ये पहले तो देखिए वो लगा रहा है वार्षिक आधार पर, लेकिन अगर हम अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की दर लगाए तो जो धनराशि हमें मिलेगी वो 4544 रुपये अधिक मिलेगी। हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे कि प्रतिशत में वो कितनी उसको अधिक मिलेगी। जब प्रतिशत में अधिक हम निकाल लेंगे तो उससे उसके बराबर हम 4544 को रख देंगे, फिर हम 100% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इन सक्सेसिव फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट को निकाल लेते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला होता है एक्स प्लस के वाई प्लस के यहाँ आ जाएगा ये एक्स वाई बाई 100। तो इस फॉर्मूले से हम सक्सेसिव रेट को निकालते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि इनसे हम सक्सेसिव फॉर्मूले से रेट को निकालें, क्योंकि सीआई का जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ वैल्यू होती है इंपॉर्टेंट जो आपको वर्बली याद होनी चाहिए। इस क्योंकि निकालने में काफ़ी समय लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को पहले ही याद कर लेते हैं। तो मुझे पहले ही वैल्यू याद है, इसलिए मेरे लिए क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने में इसमें समय लूँगा, क्योंकि 2 साल की जो इफेक्टिव रेट है उसको तो निकालना बहुत आसान है। 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या होती है, देखिए इसमें फॉर्मूले में रख करके आप निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं डायरेक्टली। जो भी दिया गया है उसका वर्ग बटे में आ जाएगा 100 और प्लस कर देंगे। तो देखिए, अगर हम इसमें भी रखेंगे तो 2 साल की जो इफेक्टिव रेट निकल के आएगी वो आएगी 40, प्लस के यहाँ जाएगा ये 40, प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 40 गुणा में 40 बटे में आ जाएगा ये 100। तो देखिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 चौक हो जाएगा ये 16, 40 और 40 80, 80 और 16 हो जाके देखिए 96 96। यानी कि जो 2 साल की इफेक्टिव रेट निकल के आएगी, जो प्रतिशत निकल के आएगी वो 96%। जो उसको उस धनराशि पर ब्याज मिलेगा 2 साल के लिए 40% की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो वो 96% मिलेगा। लेकिन अभी बोला गया है कि यदि दर आधी कर दी जाए और समय यानी कि समय अगर अर्धवार्षिक कर दिया जाए तो धनराशि कितनी उसको अधिक मिलती है, तो 45 से 44 मिलती है। तो हमें बताना है कि वो राशि कितनी है। यानी कि देखिए, जो यहाँ पर इफेक्टिव रेट यानी कि जो दर परसेंट दी गई है हमें वो 40 दी गई है। और जब भी समय आधा हो जाता है यानी कि टाइम पीरियड अगर डबल हो जाएगा, क्योंकि दर आधी हो जाएगी, जब भी टाइम पीरियड डबल हो जाएगा तो दर हमेशा आधी होती है। यहाँ पर समय दुगना नहीं हुआ, अर्धवार्षिक मतलब पहले 2 साल था, अभी भी 2 ही साल रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 6 महीने के लगेंगे, क्योंकि आधे अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। तो 6 6 महीने के यहाँ पर 4 टाइम पीरियड हो जाएंगे, कुल 24 महीने यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दर परसेंट कितनी लगेगी, 20% लगेगी। जब यहाँ पर दर परसेंट ये 20% निकल के आगे, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर वैल्यू हमें कुछ याद रखनी चाहिए, जिससे कि यह क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20% की अगर हम 4 साल की इफेक्टिव रेट की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 107.36%। तो देखिए, ये निकल के आएगी किसकी, 4 साल की 20% की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही याद है इसके। मान लीजिए 20% की इफेक्टिव रेट है और आपको निकालना है 3 साल के लिए ब्याज उसका, तो 72.8% की क्या हो जाएगी, ये तो 3 साल के लिए है 20% की दर पर, और ये कितने के लिए है, ये 4 साल के लिए। इसके अलावा मान लीजिए 5% की ब्याज की दर है और टाइम पीरियड हमें 3 साल का दिया है, तो इसकी जो इफेक्टिव रेट निकल के आएगी वो आएगी 15.7325। तो ये आ जाएगी देखिए 3 साल के लिए। मान लीजिए 5% की यहाँ पर वो दिया गया रेट हमें और दर है 4 साल की, तो यहाँ पर जो 5% की इफेक्टिव रेट निकल के आएगी वो आएगी 21.5। तो इस तरीके से आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट डाटा है ये आपको याद रखना चाहिए, ताकि आप जल्दी से डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करके आंसर अपना निकाल सके। तो देखिए, डायरेक्टली हम इसको पुट कर सकते हैं। मान लीजिए
समय अगर यानी कि मान लीजिए समय 4 साल का है और दर परसेंट हमें दे दी 15% और वार्षिक आधार पर हमें कलेक्ट करना है ब्याज को। तो जो इसकी 15% की इफेक्टिव रेट निकल के आएगी वो आएगी 74 दशमलव में आ जाएगा 90। तो देखिए ये हो जाएगी यहाँ पर 4 साल के लिए, जब राशि यहाँ पर यानी कि जो रेट परसेंट हो वो 15% हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो हमें याद रखनी चाहिए। तो देखिए अभी हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ दिया गया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हमें देखना है कि 4 साल के लिए जो 20% की इफेक्टिव रेट होती है वो होती है 107.36। अब देखिए 4 साल के लिए तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव रेट जो याद रखनी है वो 3 साल और 4 साल की रखनी है। और 4 साल में भी कुछ ही होती है, 2-3 इंपॉर्टेंट, और 2 साल की तो निकालना बहुत आसान है। 2 साल की तो हम वैल्यू पुट करके भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दिया गया है कि 2 साल की जो इफेक्टिव रेट निकल के आई, यानी कि जो ब्याज मिलेगा 2 साल में हमें, मान लीजिए वो मिलेगा 96%। लेकिन 3 साल में वो अगर हम वार्षिक आधार पर मिलेंगे तो 96, अगर अर्धवार्षिक कलेक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 107.36%, यानी कि 107.36% में से माइनस कर देंगे हम 96% को। तो जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा इनका अंतर 36 पॉइंट यहाँ जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 और 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, यानी कि जो प्रतिशत में अंतर निकल के आएगा देखिए वो तो आएगा 11.36% का। तो हमारे हिसाब से जो देखिए इतने परसेंट उन दोनों को उसको क्या अधिक मिल रहा है हमारे हिसाब से, तो 11.36% उसको अधिक मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि उसको 4544 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, 100% की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से हम देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पर हम। अब देखिए 11 चौक 44, यहाँ एक बचेगा 36 दूना 72 दूना होते हैं 140। तो ये इसका कितने गुना है 4 गुना, यानी कि ये 4 बार चला जाएगा। तो ये 4 बार गया और 4 जीरो में ऐसे के ऐसे ही लगा देंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 40,000। तो 40,000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए समझाने में मुझे समय लगा, बाकी मैं क्या करता डायरेक्टली इसमें से क्या करता 107.36 माइनस कर देता इसमें से मैं 96 को, और डायरेक्टली क्या करता देखिए 11.36 अंतर रख के इसको डायरेक्टली 4544 के बराबर रख के इसका आंसर डायरेक्टली बस इस इतने इतने में ही मैं इसको सॉल्व कर लेता। बाकी ये मुझे समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एसएससी वाले जो एस्पिरेंट होते हैं ज़्यादातर वो सीआई की जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसको याद करके रखते हैं, ताकि क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर तुरंत निकाल ले। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 98, 28 और 112 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए आसान है ये तो, हम यहाँ पर लिख लेंगे इनको। देखिए यहाँ 98 और यहाँ देखिए ये दिया गया 28 और यहाँ पर दिया गया ये 112 का हमें एलसीएम निकालना। तो काट लो इन्हें बस। तो देखिए जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 से काट लेते हैं हम, 4 ही कम 4 से नहीं कटेगा यहाँ पर ये, क्योंकि 98 4 से नहीं कटता। तो 2 से काट लेंगे हम इसको, यह जाएगा 49, यहाँ जाएगा ये 14 और यहाँ जाएगा देखिए 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 56। तो देखिए अब की बार फिर से 2 से काट लेते हैं हम इसको। तो देखिए यहाँ तो डायरेक्टली ये 49 ही रहेगा, यहाँ जाएगा ये 7 और यहाँ जाएगा ये 2 से जब हम इसको काटेंगे 2 दूना में 4, यहाँ जाएगा 2 अट्ठे 16। तो 7 से काट लेगा हम इसको, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो देखिए यहाँ जाएगा 2 दूना में 4 और यहाँ जाएगा ये 7 चौक 28। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो 7 सत्ते 49 आ जाएगा यहाँ पर ये, और गुणा कर देंगे हम इसको 4 चौक 16 से। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 16। अब देखिए 16 नंबर होते हैं 144 का 4 हासिल है 14, 16 चौका 64, 64 और देखिए होता 74 था 4 78। तो देखिए 784 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो एलसीएम होगा इनका वो 784 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर देते हैं। तो जैसा बोला गया वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ए और बी दोनों मिल करके 12 दिन में उस काम को कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो ए अकेले उसी कार्य को करेगा 20 दिन में। यदि हम ए को देखें तो ए उसको कर देगा 20 दिन में अकेला। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, जो क्योंकि हमें दोनों का दे दिया है। तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इनका, तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो ए और बी दोनों मिल करके को तो कर रहा है उसको 12 दिन में, मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60। और देखिए ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20 या 60। मतलब ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है मान लीजिए, तो बी कितना करेगा, क्योंकि दोनों मिल करके वो 5 काम कर रहा है तो बी करेगा 2 काम। तो दोनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली, ए की तो आगे 3 और बी की यहाँ पर आगे 2। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर ए अकेले, यानी कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक ही कार्य करे
तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। कार्य कितना है, कार्य है 60, लेकिन बी की एफिशिएंसी देखिए 2 है। अब एक दिन में बी कितना काम करता है, 2। तो यहाँ पर बोला गया कि बी जो है वो हर दिन सिर्फ आधा ही काम करता, मतलब जो बी की एफिशिएंसी 2 है लेकिन काम करेगा सिर्फ वो 1, मतलब बी को लेंगे हम 1, क्योंकि आधे अगर एक दिन में वो 2 काम करेगा तो आधे दिन में कितना काम करेगा, वो 1 काम करेगा। लेकिन बोला गया है कि ए पूरे दिन काम करे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। कुल मिलाकर के एक दिन में जो काम होगा वो होगा 4, क्योंकि देखिए 3 ए की एफिशिएंसी और बी की कितनी लेंगे हम, 1, तो 4 एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी, यानी कि एक दिन में टोटली 4 काम करेंगे। काम करना है देखिए उनको 60, तो 4 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे, 15 चौका होते हैं 60। तो कुल मिलाकर के जो उनको समय लगेगा काम करने में वो लगेगा 15 दिन। देखिए ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए 9 का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। और 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ने के बाद अगर उनका अंतर 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वो संख्या भी 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो देखिए 7 2 9 ये भी कटेगा पूरा 11 से, वो सॉरी 9 से, तो ये भी कटेगा। 5 और 4 9, और यहाँ जाएगा ये देखिए 3 और 2 5, ये देखिए सी नहीं हो सकता, ये 9 से नहीं कटेगा। अगर हम देखें 9, ये आ जाएगा 9, तो देखिए ये भी हो सकता है और ये भी, यानी कि सी तो आंसर नहीं हो सकता। अगर हम देखें इसको तो देखिए 9 कटेगा, 8 और 1 9, इसका मतलब ये बी तो 9 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। अब देखिए यहाँ जाएगा ये 8 और 0 8, और एक यहाँ जाएगा ये 9, माइनस कर देंगे 9, बराबर कितना है 0। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि 11 का नियम यही कहता है कि या तो यहाँ पर दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 का ही मल्टीपल आना चाहिए, मतलब यहाँ 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, यहाँ 33 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए दोनों का अंतर, या फिर 0 आना चाहिए। तो आसानी सवाल है ये तो। अगला क्वेश्चन दिया गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, और आगे बोला गया है कि तेज जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो परसेंटेज का देखिए आसान सा सवाल है ये तो। मान लीजिए शहर की पहले पूर्व जो जनसंख्या थी वो एक्स थी। अब बोला गया है कि इसकी जो 20% युद्ध में मारी गई, अगर 20% युद्ध में मारी गई तो बची कितनी, 80%। तो अभी भी 100 में से 80% जनसंख्या बची हुई है। फिर आगे बोला इसका भी 5% व्यक्ति एक महामारी के कारण मारे गए। अगर 5% मारे गए तो 95% अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो देखिए जनसंख्या यहाँ पर है 15,200। तो 15,200 के हमने इसको बराबर रख दिया। अब बस इसको वैल्यू को सॉल्व कर लेना हमने। तो देखिए 20 से काटेंगे हम इसको, 20 चौक 80, 20 पंजे हो जाएगा 100। 5 से इसको काटा हमने तो देखिए यहाँ जाएगा ये 19 पंजे होते हैं 95। उसके बाद देखिए 19 से काटेंगे हम इसको तो 19 नम्मा 19, अगर 19 से हम देखिए इसको काटने लगे तो देखिए, तो चलिए हम इसको 4 से काट लेते एक बार। 4 से काटेंगे हम इसको तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 अट्ठे 32, और यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, 19 दूना में हो जाएगा ये 38, तो 200। अब देखिए यहाँ जाएगा ये पर चले जाएगा 100, यानी कि ये जो 100 है ऊपर गुणा में चला जाएगा ये बटे में, बटे वाला गुणा में, तो 20,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन। देखिए ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन थी इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है। एनटीपीसी स्टेज 2 का सवाल है ये भी। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है जो पहले था, तो उसका नया परसेंट लाभ कितना होगा, ये हमें बताना है। मान लीजिए उसने क्या किया, उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, अब उस पर मिल गया था उसको देखिए 74% का लाभ, मतलब उसने जो उसको बेचा तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। मतलब 100 रुपये में उसने खरीदा और 74% का लाभ उसने लिया, तो उसको 174 रुपये में बेच दिया। लेकिन बोला गया है कि 50% की उसके कॉस्ट प्राइस में वृद्धि हो जाए, मतलब अगर 100 में हम 50% की वृद्धि कर देंगे तो अभी जो उसको जो कॉस्ट प्राइस उसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो 150 रुपये। मतलब कि उसने क्या किया, 50% का कॉस्ट उसका बढ़ गया।
लेकिन बेच रहा है वो अभी भी पहले वाले सेलिंग प्राइस में 174 में। तो देखिए अब उसको कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ से, 150 पर उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है देखिए, ये यहाँ पर आ जाएगा ये 24। तो देखिए 24 रुपये, यानी कि 150 पर उसको 24 का लाभ है। तो प्रतिशत में कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 5 से देखिए इसको, ये जाएगा 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, और 3 से काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, 8 दूना 16। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 16% का उसका नया लाभ अभी भी उसको मिलेगा यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 7 दिया गया है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर ये तो बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। बोला गया है कि लड़कों की संख्या से 16 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो मान लीजिए लड़के अगर x है तो लड़कियाँ कितनी होंगी, x प्लस के 16 होंगी, और इनका योग हमें दे दिया कितना, 64। तो ये 64 के बराबर हो गया। तो यहाँ जाएगा ये 2x बराबर आ जाएगा ये 64 माइनस के 16, क्योंकि ये प्लस का है बराबर के, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा ये 2x बराबर आ जाएगा 48 के। तो x का जो मान निकल के आ गया वो कितना आ गया, 24। मतलब उसमें जो बॉयज़ की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी, क्योंकि x माना था हमने बॉयज़ की संख्या को। तो हमें बोला गया है कि यहाँ पर तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाली लड़कों और उस और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 64 है। तो कुल की कितनी संख्या हो जाएगी, 64। हमें बताना है बॉयज़ का और कुल संख्या का अनुपात। तो देखिए बॉयज़ तो 24 है और कुल संख्या उनकी 64 है। तो हम काट देंगे इसको, 8 या 24, 8 अट्ठे 64। तो 3:8 होगा इसका आंसर। दोनों का जो अनुपात होगा वो 3:8 होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, स्टेज 2 का सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया, 2022 का सवाल है ये भी। मिश्रण का सवाल है देखिए, मिक्स क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे ही अगले वीडियो में भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हर एक वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। मतलब अगर 3 दूध है तो एक क्या है उसमें पानी है, और इनका जो मात्रा हमें दे दी 80 लीटर की दे दी, यानी कि 4 की मात्रा अगर 80 है तो एक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। इसका मतलब यहाँ से मान लीजिए ये तो हमारा मिल्क है और ये वाटर है। मिल्क कितना है देखिए, यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा, 60 लीटर, और पानी कितना हो जाएगा, 20 लीटर। अभी आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि अनुपात यह, यदि अनुपात 2 और 3 हमें करना हो तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाना, मतलब दूध तो हमें जितना पहले था उतना ही रखना है, सिर्फ पानी मिलाना है। और पानी कितना है, 20। मान लीजिए इसमें x लीटर हमने पानी मिला दिया, तो अनुपात अब क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 2:3। देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो यहाँ जाएगा ये, यहाँ जाएगा ये 6×6 = 18, यानी कि 180 लीटर, और बराबर आ जाएगा ये 20×40 प्लस के यहाँ जाएगा ये 2x। अब 40 हम इसमें से इधर ले जाके माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ जाएगा ये 140 और बराबर हो जाएगा ये 2x के। 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 70 लीटर, यानी कि x का मान कितना है, 70, और लीटर में वैल्यू चल रही है तो आंसर भी हमारा लीटर में ही आएगा, यानी कि हमें 70 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। तो देखिए आंसर काफ़ी इजी है, इस क्वेश्चन का भी 70 लीटर होगा। ग्रुप डी एग्जाम का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया यहाँ पर, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रम से 15 सेंटीमीटर, वो 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज़ अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो 12, 15 और 21 है, यानी कि ये क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों ही भुजाएं अलग है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीरोस फॉर्मूला भी हम उसको बोलते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हो जाएगा एस, यहाँ हो जाएगा इंटू में एस माइनस के ए, इंटू में आ जाएगा ये एस माइनस के बी, और इंटू में आ जाएगा ये एस माइनस के सी। अब ये सी क्या है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा तो यहाँ पर 12 हो जाएगी, एक 15 हो जाएगी, मान लीजिए एक 21 हो जाएगी। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर एस क्या है, एस होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो तीनों भुजाओं का हम योग करेंगे तो 12 प्लस के यहाँ जाएगा ये 21 प्लस के आ जाएगा ये 15। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा ये 20, यहाँ 20, 20 और 10 30 और 40, 40 और 4 44, 44, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 44, 3 यहाँ 5 8, तो ये हो जाएगा 48। 48 का हम आधा कर देंगे तो यहाँ जाएगा ये 24। मतलब जो एस का मान निकल के आ गया देखिए, एस बराबर जो आ गया वो आ गया 24।
तो इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। बस अब देखिए जो भी दी गई है हमें, एस का मान कितना है यहाँ पर 24 है, तो हमने 24 पुट कर दिया। तो देखिए आगे जो हम देखेंगे एस माइनस के एक कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो एस का मान 24 है। अब 24 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो हम डायरेक्टली 12 पुट कर देंगे इनटू में एस माइनस की बी। तो देखिए 12 हमने माइनस कर दिया। अब 24 में से आप 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब 15 हम माइनस करेंगे तो इसमें से यहाँ जाएगा ये 9, तो यहाँ पर ये 9 गुणा में कर दिया इनटू में। अब 24 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसको रूट में चढ़ा देंगे हम। तो देखिए यहाँ से तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा 12 या 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा 24। 24 को भी हम तोड़ करके लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणा में 4 यानी कि 4 छंग 24 गुणा में यहाँ जाएगा ये 12 या 36 और गुणा में यहाँ जाएगा ये 9। अब इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से रूट से हम देखेंगे 4 से तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा इनटू में, 6 से यहाँ 36 से 6 बाहर आ जाएगा इनटू में, यहाँ 9 से 3 बाहर आ जाएगा। लेकिन 6 के ऊपर रूट लगा हुआ रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 6। तो देखिए हो जाएगा 6 से 18, 18 दूनी में 36, 36 रूट 6 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो होगा 36 रूट 6। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हीरोज फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए और ये आसानी होता है। इससे हम विषमबाहु त्रिभुज यानी कि किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें दिया होता कि त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू में लिख देते हैं बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे उसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, ये दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। आरआरबी एनटीपीसी का ही सवाल है। देखिए 31 जनवरी 2021 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 का सवाल है ये, स्टेज फर्स्ट का। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप खुद ही देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, उस हिंट को आपको पहचानना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 23,102 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग यह नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में 2 दिया गया है और अगर किसी भी वैल्यू के यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 2, 3 और 7 दिया हो तो वो ही नंबर किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी अगर किसी भी वर्ग को हम करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3 और 7 तो कभी भी नहीं आ सकता। आप चाहे कोई सी भी संख्या ले लीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3 और 7 आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में यूनिट डिजिट 2 दिया गया है और 2 किसी भी वर्ग के अंत में नहीं आता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपको तीनों नंबर याद रख लेने चाहिए, क्योंकि 2, 3 और 7 अगर किसी के भी लास्ट में यूनिट डिजिट दिया गया तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग तो नहीं हो सकता। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।